कौन हो तुम लोग और क्यों मेरे फ्लैट में घुस आए हो? उसने सख्त लहजे में पूछा। अपने हाथ ऊपर कर लो मिस्टर, हमारे रिवॉल्वरों पर साइलेंसर मौजूद है और हमें कत्ल पर अफसोस नहीं होगा, उनमें से एक नकाबपोश ने गरा कर कहा। तनवीर ने आफियत इसी में समझी कि फ़िलहाल हाथ उठा लिए जाएं। ठीक है, इस कुर्सी पर बैठ जाओ, उसी नकाबपोश ने हुक्म दिया। लेकिन तुम चाहते क्या हो? अभी तुम्हें यह भी बताया जाएगा, नकाबपोश ने जवाब दिया। और फिर वो औरत आगे बढ़ी। उसने जेब से एक पतली सी नायलॉन की रस्सी, सख्त रेशेदार रस्सी निकाली और तनवीर को रिवॉल्वरों के जरिए ज़ोर से कुर्सी से मजबूती से बांध दिया गया। इससे पहले कि उसकी उंगलियां चेक की गईं और फिर उसकी उंगली के नाखून से लगा हुआ तेज़ ब्लेड उतार लिया गया। तनवीर को पता था कि उन्हें इस ब्लेड का कैसे पता चला। अब तुम पहले की तरह रस्सियाँ नहीं काट सकोगे मिस्टर मोटरसाइकिल सवार, औरत ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर अपने चेहरे से नकाब उतार दिया। तो थोड़ी देर बाद उसका चेहरा देखकर तनवीर बुरी तरह चौंक पड़ा। ये वही जापानी औरत थी जिसकी उसके साथ लड़ाई हुई थी। तुम? तनवीर ने हैरत से पूछा। हाँ, तुम्हारे मोटरसाइकिल के नंबरों ने तुम्हारा पता बतलाने में मदद की है। फिर अब क्या चाहती हो? तनवीर ने सर्द लहजे में पूछा। मादाम से तमीज़ से बात करो वरना। अचानक उनमें से एक नकाबपोश ने गरा कर कहा और तनवीर नागवारी से सर हिलाकर रह गया। तुम्हारा नाम क्या है? मादाम बासाशी ने पहला सवाल किया। तुम्हारा पूछना फजूल है, क्योंकि जहाँ से तुमने मेरे मोटरसाइकिल के नंबर बतलाकर मेरा पता पूछा होगा, वहाँ से तुम्हें मेरा नाम भी मालूम हो गया होगा। ज़हीन आदमी हो तुम, अपना मतलब बयान करो और जाओ, मेरे पास तुम्हारी तारीफ सुनने के लिए बेवक्त नहीं। तनवीर ने लापरवाही दिखाई। मिस्टर तनवीर, अंगूठी कहाँ है? अंगूठी? कौन सी अंगूठी? देखो, हमारी तुमसे दुश्मनी कोई नहीं, इसलिए तुम्हें हमारी अंगूठी वापस दे दो। हम खामोशी से वापस चले जाएंगे, वरना हम अंगूठी को हासिल करने के लिए तुम्हारे जिस्म का एक एक रेशा भी अलहदा करने से दरीग नहीं करेंगे। मादाम के लहजे में जंगली बिल्ली किसी गराहट थी। मुझे किसी अंगूठी के बारे में कोई इल्म नहीं। कमरे की तलाशी लो। मादाम ने अचानक एक नकाबपोश को हुक्म दिया और नकाबपोश रिवाल्वर जेब में रखता हुआ कमरे की तलाशी लेने में लग गया। थोड़ी देर बाद उसने कमरे की हर चीज़ उलट पुलट करके रख दी। कोटों के उस्तर फाड़ दिए, सरहाने और रज़ाई को टुकड़े टुकड़े कर दिया। बाथरूम में भी चेक किया गया, लेकिन अंगूठी नहीं मिली। तनवीर बड़ी कीनातोज़ नज़रों से ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन बंदा होने की वजह से मजबूर था। अंगूठी इस कमरे में नहीं है मादाम। अब सीधी तरह बताओ कि अंगूठी कहाँ है? मादाम के लहजे में बेपनाह गुस्सा था। मुझे मालूम नहीं, तनवीर ने मुख्तसर सा जवाब दिया। नंबर 5, उसके मुंह में रुमाल डालकर टेप लगा दो। मादाम ने उसी नकाबपोश को हुक्म दिया जिसने तलाशी ली थी। उसने आगे बढ़कर तनवीर के मुंह में सख्ती से वो माल ठोस दिया और फिर मुंह पर टेप लगा दी। अब तनवीर के मुंह से हल्की सी आवाज़ भी नहीं निकल सकती थी। तरकीब नंबर 4 इस्तेमाल करो। मादाम ने दूसरा हुक्म दिया और फिर नकाबपोश ने जेब से इलेक्ट्रिक का वेटर निकाला और फिर उसका हिस्सा अलग करके बटन दबा दिया। तनवीर की आंखों से उलझन नुमाया होने लगी, क्योंकि उसका ये भयानक इस्तेमाल वो अच्छी तरह जानता था। नकाबपोश ने आगे बढ़कर तनवीर के ऊपर से कोट और बुशर्ट एक झटके से उतार दिया। अब उसका बाजू नंगा था। उसने एक लम्हे के लिए मादाम की तरफ देखा और मादाम ने सर से इशारा किया। फिर नंबर 5 ने सुरह का दब्बा सा बटन दबा दिया। तनवीर का जिस्म बुरी तरह तड़पा, गोश्त जलने की सड़ान कमरे में फैल गई। तनवीर के बाजू पर स्याह दाग नुमाया हो गया। तनवीर की आंखें तकलीफ की शिद्दत से सुरह पड़ गई। मादाम बतौर तनवीर का चेहरा देख रही थी। दोबारा लगाओ। और फिर नंबर 5 ने यही तरीक़ाकार दोबारा आजमाया। अब उसने काफ़ी देर तक ये लगाए रखा। गोश्त जलने की तेज़ बू कमरे में फैल गई। तनवीर का जिस्म बुरी तरह तड़पने लगा। तकलीफ की शिद्दत से उसने आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर कर्ब के आसरात छा गए और चंद लम्हे बाद उसका सर एक तरफ ढला गया। वो बेहोश हो चुका था। नंबर 5 ने काविया जिस्म से अलहदा कर दिया। रुमाली मुंह से निकाल कर उसे होश में लाओ। और नंबर 5 ने हुक्म की तामील की। फिर पानी के थोड़े से छींटों से तनवीर को होश आ गया। उसने आंखें खोल दी। उसकी आंखें अंगारे की तरह सुर्ख हो गई थी। ऐसा महसूस होता था जैसे उसकी आंखों से खून टपकने वाला हो। बताओ, वो अंगूठी कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम कौन सी अंगूठी के मुतालिक पूछ रहे हो? तनवीर ने तकलीफ की शिद्दत से होंठों को दांतों के नीचे दबा लिया। काफ़ी सख्त जान हो। नंबर 5, काव्या मिस इसकी आंख से लगा दो, नंबर 5 को हुक्म देते हुए कहा। और नंबर 5 ने सुरह काव्या तनवीर की आंख की तरफ बढ़ाया। तनवीर के चेहरे से पसीना बहने लगा। फिर उसने फैसला कर लिया कि वो अंगूठी के लिए बता दे कि वो इमरान ले गया है, ताकि उसके सर से बला टले, वरना ये तो वाकई उसकी आंख जला देंगे। काव्या उसकी आंख से सिर्फ चंद इंच दूर था कि तनवीर चीख पड़ा, ठहरो ठहरो, मैं बताता हूँ, रुक जाओ। नंबर 5, मादाम ने नंबर 5 को हुक्म दिया। नंबर 5 का काव्या एक तरफ कर लिया। बताओ। मादाम के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट फैली हुई थी। सुबह एक शख्स इसी तरह रिवाल्वर की जोर पर अंगूठी मुझसे ले गया है। तनवीर ने कहा। झूठ बोल रहे हो, मैं सही कह रहा हूँ। तनवीर ने कराहते हुए कहा। लेकिन हमारे अलावा किसी और को अंगूठी के बारे में ना तो इल्म है और ना ही दिलचस्पी। ये तो मैं नहीं जानता, अलबत्ता मैं सही कह रहा हूँ। उसने अंगूठी हासिल कर ली। क्या वो नकाब में था? पहले तो तनवीर ने सोचा कि कह दे कि हाँ नकाब में था, ताकि मजीद मुसीबत से जान छूट जाए। लेकिन फिर उसे इमरान पर गुस्सा आया, जिसने अंगूठी लेकर उसकी जान अजाब में डाल दी थी। उसने तेज़ी से नहीं कह दिया। तुम उसका हुलिया बता सकते हो? मादाम ने पूछा। और तनवीर ने बड़े इत्मीनान से इमरान का हुलिया दोहरा दिया।
हुलिया सुनकर मादाम बुरी तरह उछल पड़ी। क्या तुमने सही हुलिया बतलाया है? मादाम के लहजे में परेशानी साफ नुमाया थी। मुझे हुलिया बताने से क्या फ़ायदा हो सकता था? तनवीर ने लापरवाही से कहा। मादाम को तनवीर की आंखों में सच्चाई की झलक नजर आई और परेशान सी होकर सोचने लगी। ठीक है, मैं तुम्हारे बयान पर यकीन कर लेती हूँ, लेकिन ये याद रखो कि अगर ये इत्तला गलत निकली तो मैं तुम्हारा पाताल की गहराइयों से भी खींच लाऊंगी, और फिर जो तुम्हारा हश्र होगा उसका तुम तस्वुर भी नहीं कर सकते। मादाम ने उसे धमकी दी और तनवीर ने लापरवाही से शाने उचका दिए। चलो। मादाम ने नकाबपोशों की तरफ देखा और वो दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ गए। अरे मुझे तो खोलते जाओ। तनवीर बैठा, लेकिन उन्होंने मुड़कर भी उन्हें नहीं देखा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए। इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में बैठा बगौर अंगूठी का मुतालिया कर रहा था। दानिश मंजिल के ताज़ा मुतासरा हिस्सों की फौरी तौर पर मुरम्मत करा ली गई थी। ब्लैक ज़ीरो बैठा कुर्सी पर बैठा इमरान की हरकत को देख रहा था। काफ़ी देर तक अंगूठी को खोजने के बाद इमरान की समझ में आ गया। उसने अंगूठी मेज़ पर रख दी। कुछ पता नहीं चला इमरान साहब? ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, अब मुझे लेबॉरेटरी में इस पर तजुर्बात करने पड़ेंगे, तभी इसकी कारकर्दगी का पता चलेगा। इमरान ने जवाब दिया और फिर खामोशी से कुछ सोचने लगा। तीनों मादाम बासाशियाँ इस वक्त बेदस्तो पा हो चुकी हैं। ब्लैक ज़ीरो, उसकी मिशन इस वक्त मेरे कब्ज़े में है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तीनों की क्या? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। एक बासाशी का मिशन मुझे कत्ल करना है। जाहिर है ये मिशन अब तक नाकाम है। तुम्हारे सामने जिंदा बैठा हूँ। दूसरी का मिशन फैक्ट्री से खुफिया फार्मूले उड़ाना था। वो उस मिशन में कामयाब हो गई थी, लेकिन हमारी खुशकिस्मती कि उसका मिशन इस वक्त मेरी जेब में पड़ा है। तीसरी का मिशन हमने मिलकर नाकाम बना दी और तुम मेरे पास मौजूद हो। फिल्म मेरे पास है, उसने तफसील बतलाते हुए कहा। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। ब्लैक ज़ीरो ने हंसते हुए कहा। हाँ। इमरान ने भी सूरत हाल से लुत्फ लेते हुए कहा। इतने में टेलीफोन बजने लगा। ब्लैक ज़ीरो ने रिसीवर उठाया। X2। ब्लैक ज़ीरो ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर, मैं तनवीर बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से तनवीर की आवाज़ आई और फिर वो पेश आने वाले तमाम वाक़यात की तफसील सुना दी। ब्लैक ज़ीरो के चेहरे पर संजीदगी के आसार नुमाया थे। उन्हें तुम्हारी फ़्लाइट का कैसे इल्म हो गया? X2 का लहजा सख्त था। उन्होंने मेरी मोटरसाइकिल के नंबरों से शायद रजिस्ट्रेशन ऑफिस से मेरा पता मालूम कर लिया। इसका मतलब है कि मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा कि मेंबर्स के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ियों के नंबर स्पेशल होने चाहिए। तुमने उन्हें इमरान का हुलिया बता दिया? तो सर, मैंने उन्हें बताया कि एक नकाबपोश ज़बरदस्ती मुझसे अंगूठी ले गया है। तनवीर ने X2 की नाराज़गी के खौफ से झूठ बोल दिया। ठीक है, क्या तुम ज़्यादा ज़ख्मी हो? कोई इतने हाथ ज़ख्म नहीं, मैंने डॉक्टर को मरहम पट्टी के लिए बुलाया है। तनवीर ने कहा। तुम्हें आज़ाद किसने किया? इजहार वाला बिल लेने के लिए आया था जनाब उसने। तनवीर ने कहा। उसे खामोशी रहने के लिए कह दिया है? हाँ जनाब। ओके ठीक है। ब्लैक ज़ीरो ने रिसीवर रख दिया और फिर इमरान को तनवीर की रिपोर्ट बतलाने लगा। बड़ी तेज़ है ये मादाम बासाशी। बड़ी जल्द तनवीर का पता चला लिया। अगर रात को मैं फ़ोन ना करता और हमें अंगूठी का पता ना चलता तो आज वो अंगूठी दोबारा हासिल करने में कामयाब हो जाती, इमरान ने कहा। और ब्लैक ज़ीरो ने असबात में सर हिला दिया। मैं लेबॉरेटरी में जाकर इस अंगूठी पर तजुर्बे करता हूँ। वापस आकर उन मादाम बासाशों की गिरफ्तारी का कोई प्रोग्राम बनाएंगे, इमरान ने कहा और फिर अंगूठी उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। अब हमें इमरान की हर कीमत पर तलाश करना पड़ेगा, मादाम बासाशी ने कमरे में टहलते हुए कहा। और सामने खड़े हुए दो अफराद खामोश रहे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जाओ और तमाम कारकुनों को इमरान की तलाश पर लगा दो। हमें भी इस लम्हे उसे अगवा करके यहाँ ले आओ। मादाम बासाशी ने उन्हें हुक्म दिया और वो सर झुकाए कमरे से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद उसने अलमारी से ट्रांसमीटर निकाला और फिर उसके बटन ऑन कर दिए। चंद लम्हे बाद राब्ता मिल गया। हेलो मादाम बासाशी स्पीकिंग ओवर। यस मादाम बासाशी, दिस एंड ओवर। मादाम बासाशी, तुम अपने कारकुनों को हिदायत कर दो कि इमरान को कत्ल ना करें बल्कि उसको ज़िंदा गिरफ्तार करने की कोशिश करें। मेरे मिशन के खुफिया फ़ोटो जिस अंगूठी में बंद थे वो उसके कब्ज़े में चली गई है। मादाम, मैंने पहले ही ये हुक्म दे दिया है क्योंकि MB3 ने भी इमरान से अपने मिशन की तकमील करनी है। उन्होंने भी अपने तमाम कारकुन को इमरान की तलाश में लगा दिया है। इधर मेरे कारकुन भी इमरान को तलाश कर रहे हैं। ओवर। मैंने भी अपने तमाम कारकुनों को इमरान की तलाश पर लगा दिया है। अब इमरान का तलाश करना इंतहाई ज़रूरी है। हम तीनों के मिशन का तमाम तर इन्हसार अब इमरान पर रह गया है। हाँ मादाम, अजीब सूरत हाल हो गई है। अगर इमरान ना मिल सका तो इसका मकसद है कि हम तीनों नाकाम हो गई। ओवर। नहीं, हमने हर कीमत पर इमरान को तलाश करना है। नाकामी का मुंह हमने आज तक नहीं देखा। ओवर। ठीक है मादाम, खुदा करे ऐसा ही हो। ओवर। ओवर एंड ऑल, मादाम ने कहा और फिर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। जब वो कुर्सी पर बैठी इमरान के मुतालिक ही सोच रही थी, काफ़ी देर बाद अचानक टेलीफोन की घंटी ज़ोर से बजने लगी। उसने रिसीवर उठा लिया। यस मादाम स्पीकिंग, मादाम ने घराते हुए कहा। मादाम, ने नंबर 50 बोल रहा हूँ। इमरान को ट्रेस कर लिया है, वो इस वक्त होटल में मौजूद है। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी जो जोश से भरपूर थी। किस होटल में? मादाम के चेहरे पर चमक आ गई। उसे इमरान के इतने जल्द मिल जाने की उम्मीद नहीं थी। होटल गिलार्ड में। मादाम, क्या तुम्हें यकीन है कि वो इमरान है? यस मादाम, वो इमरान ही है। क्या वो अकेला है? यस मादाम, वो एक मेज़ पर बैठा काफ़ी पी रहा है। क्या वो अपनी असल शक्ल में है? जी हाँ मादाम। ठीक है।
मैं 11-3 और 16 को वहाँ भेजती हूँ, उसे हर कीमत पर अगवा करके जहाँ ले आओ। मादाम ने कहा, ओके मादाम, मैं मेंबर्स का इंतज़ार कर रहा हूँ। ओके। और फिर मादाम ने कैडल दबा दिया। अब उसने ट्रांसमीटर पर अपने मेंबर्स को कॉल करना शुरू कर दी। चंद लम्हे बाद उसने 11-3 और 16 को होटल गिलार्ड में इमरान की मौजूदगी का पता बता दिया और उसे अगवा करके आने की हिदायत की। उसका चेहरा खुशी से सुर्ख हो रहा था। मेरे ख्याल में मुझे एक बार फिर अपनी असल शक्ल में होटल गर्दी करनी पड़ेगी, तभी बासाशों के मौजूदा अड्डों का पता लगेगा। इमरान ने ब्लैक ज़ीरो से मुखातिब होकर कहा, ठीक है, इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, ठीक है, मैं होटल गर्दी शुरू करता हूँ। तुम कैप्टन शकील, जूलिया, सफदर, नुमानी और चौहान को मेरा ताकुब करने का हुक्म दे दो। वो सब अलग अलग रहकर मेरा ताकुब करें और उन्हें हुक्म दे दो कि अगर मुझे अगवा करने की कोशिश की जाए तो मुझे अगवा होने दें। फिर जहाँ चाहे मुझे ले जाया जाए। इस इमारत का मुहासरा कर लें, मेरे सिग्नल पर रेड कर दिया जाए। इमरान ने ब्लैक ज़ीरो को तफसीली हिदायत देते हुए कहा, मैं पहले होटल गिलार्ड जा रहा हूँ। ठीक है, मैं सबको मुतला कर देता हूँ, ब्लैक ज़ीरो ने कहा और इमरान कमरे से बाहर निकल गया। दानिश मंजिल से निकलकर उसने अपनी कार का रुख गिलार्ड होटल की तरफ कर दिया। थोड़ी देर बाद वो होटल गिलार्ड के वसी हाल में मौजूद था। हाल में दाखिल होते ही वो एक सीधा हाली मेज़ की तरफ बढ़ा, लेकिन उसके वहाँ बैठने से एक जोड़ा वहाँ से उठ गया। अब उस मेज़ के आसपास भी कोई मेज़ खाली नहीं थी। जोड़ा इमरान को मेज़ की तरफ बढ़ते देख चुका था, इसलिए अब जगह महफूज करके बड़ी दाद तलब नज़रों से इमरान की तरफ देखने लगा, जो बदस्तूर मेज़ की तरफ बढ़ रहा था। और फिर वो करीब आकर रुक गया। अगर आप दोनों इजाज़त दें तो मैं इस मेज़ पर बैठ जाऊं? इमरान ने कदे झुकते हुए बड़ी नरमी से पूछा। लेकिन इस मेज़ पर तो कोई कुर्सी खाली नहीं, खूबसूरत लड़की ने सरासीमगी से इधर उधर देखते हुए कहा। मर्द के चेहरे पर नागवारी के असरात है। ये मेज़ तो खाली है मोहतरमा, इमरान ने मेज़ की तरफ देखते हुए कहा। तो क्या तुम इस मेज़ पर बैठोगे? खामोशी से वापस चले जाओ, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मर्द, जो चेहरे से सहदगीर तबीयत का मालिक नजर आता था, घराते हुए बोला। खुशी हुई आपकी तारीफ सुनकर, बहरहाल मुझसे मिलिए, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। इमरान ने हाथ आगे बढ़ाया। लड़की मुस्कुरा पड़ी। तुम ऐसे नहीं जाओगे? मर्द गुस्से से मगलूब होकर उठ खड़ा हुआ। इमरान ने उसके उठते ही फुर्ती से कुर्सी घसीट कर अपनी तरफ कर ली और फिर उसके बैठने में यूं तेजी दिखाई जैसे अगर उसे बैठने में एक लम्हे की भी देर हो गई तो कुर्सी उससे छिन जाएगी। मर्द इमरान की हरकत पर हैरत से खड़ा रह गया। उसका गुस्सा हवा हो गया। फिर अचानक उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। शुक्रिया शुक्रिया, वाकई मेहमान नवाज वाक़या हुए हैं। किसी शराफत से उठ खड़े हुए और कुर्सी मुझे दे दी। इमरान ने अहमकों की तरह उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा और लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। इतने में वेटर उनके करीब आ गया। एक कुर्सी लाओ, मर्द ने वेटर को कहा और वेटर यस सर कहता हुआ पलट गया। क्या मकसद, आप कुर्सी खाएंगे? इमरान ने हैरत से पूछा। कुर्सी खाएंगे? औरत ने हैरत से पूछा। हाँ, उन्होंने वेटर को खाना लाने की बजाय कुर्सी लाने का आर्डर दे दिया है, इमरान ने मासूमी से भरपूर लहजे में कहा और लड़की के हंसते हंसते पेट में बल पड़ने लगे। वेटर ने कुर्सी पहुंचा दी और वो नौजवान भी बैठ गया। क्या मैं आपसे मुतारिफ हो सकता हूँ मिस्टर? उसी मर्द ने इमरान से मुखातिब होते हुए कहा। शायद उसे यकीन हो गया कि इमरान बिल्कुल अहमक है। अहमक की बातों पर गुस्सा करना हो तमाशा बनने वाली बात है। चुनांचे वो भी इमरान में दिलचस्पी लेने लगा। बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं। आप एक जमहूरी मुल्क के बाशिंदे हैं, मुतारिफ होना आपका बुनियादी हक है और मुल्क के दस्तूर के मुताबिक आपके बुनियादी हकूक़ को कोई ताकत सर्व नहीं कर सकती। आप हाई कोर्ट में रेड कर सकते हैं। इमरान ने बुनियादी हकूक़ पर पूरी तकरीर कर डाली। तकरीर तो आपने कर दी, लेकिन तारुफ नहीं कराया, मर्द ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे अली इमरान MSc DSc आक्सन कहते हैं। MSc DSc दोनों के मुंह से शदीद हैरत से सीटी सी निकल गई। वो यूं इमरान को देख रहे थे जैसे उनके सामने कोई अजूबा बैठ गया हो। मुझे सलीम कहते हैं और ये मेरी वाइफ सुरैया है, मर्द ने अपना तारुफ और अपने साथी का तारुफ कराते हुए कहा। बाप रे, सारी मेहनत ज़ाया हो गई, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। क्या मतलब, क्या बताऊँ? मैं तो समझा था कि आप दोनों। इमरान ने शर्मा कर खामोश हो गया और वो दोनों हंसने लगे। वेटर कई बार उनके करीब आकर वापस चला गया क्योंकि वो बातों में मसरूफ़ थे, इसलिए उन्होंने भी ख्याल नहीं किया। सर, एनी आर्डर? इस बार वेटर ने पूछ लिया। ओह हाँ, आप इमरान साहब क्या पियेंगे? मर्द ने चौंकते हुए इमरान से पूछा। जहर के 2 घूंट। अरे अरे, क्यों, खुदा ना करे आप जहर पिएं। सुरैया ने बेएहतियात कह दिया। अच्छा, अगर आप कहती हैं तो नहीं पीता। फिर तो काफ़ी ही ज़्यादा मुनासिब है, इमरान ने खुशी से झलकते हुए कहा। और सलीम ने काफ़ी का आर्डर दे दिया। इमरान तो दरअसल वक्त गुजारना चाहता था, इसलिए वो मुसलसल रोड पटांग बातें करता रहा। वो दोनों हंसते रहे। थोड़ी देर बाद इमरान ने हाल में कैप्टन शकील, जूलिया, सफदर, नुमानी और चौहान को देख लिया। वो सब चेकअप में थे, लेकिन इमरान की तेज़ नसों से वो कैसे बच सकते थे। इमरान का होटल गिलार्ड में पेशे का मकसद पूरा हो गया, चनाचे वो अचानक उठ खड़ा हुआ। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे क्यों, बैठे हैं, आप तो बेहद दिलचस्प आदमी हैं, सुरैया ने एहतजाज रमेज़ नज़रों से कहा। नहीं, मुझे दरअसल लैट्रीन जाना है और मैं सिवाय अपने घर के और किसी जगह की लैट्रीन इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्यों? मम्मी मारती हैं, इमरान ने जवाब दिया और मुड़कर चल दिया।
इमरान ने जवाब दिया और मुड़कर चल दिया। दोनों मुंह फाड़े उसे देखते रह गए, जैसे बात उनकी समझ में ना आई हो। इमरान तेज तेज कदम चलता हुआ हाल से बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही एक एक करके शकील, जूलिया, सफदर, चौहान और नमानी भी उठ गए। इमरान होटल से बाहर निकलकर कार में बैठा। फिर उसकी कार मुख्तलिफ सड़कों पर घूमने लगी। उसकी कार से काफ़ी पीछे बाकी मेंबर्स भी मुख्तलिफ सवारियों पर उसका ताकुब कर रहे थे। अभी तक उन्हें ऐसा कोई आदमी नज़र नहीं आया जो इमरान में खसूसी दिलचस्पी ले रहा हो।